Hello dear 8th class students. So we were on chapter number 2, microorganisms, friends and enemies. So take out page number 23. We completed up to medicinal uses of microorganisms. आज हम स्टार्ट करेंगे फूड प्रिजर्वेशन. अब आपको पता है अगर आपकी मम्मी सब्जी मार्केट से लेकर आती हैं एंड उसको कहाँ स्टोर करते हैं, वो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में स्टोर करते हैं. क्यों स्टोर करते हैं? ताकि वो जो हमारी सब्जी है वो प्रिजर्व रहे. अगर वो कुक कर देते हैं तो भी कहाँ स्टोर करते हैं? रेफ्रिजरेटर में. क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज जो हमारी सब्जी है वो क्या रहे? प्रिजर्व्ड रहे. अगर वो प्रिजर्व ना हुई तो क्या होता है? उसके ऊपर कौन उग जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आई टोल्ड यू माइक्रोब्स बड़ी जल्दी से रेप्लिकेट करते हैं, बड़ी जल्दी से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेड की बात करें, ब्रेड को अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर आप मोल्ड लाइक, हाइफे लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं. अगर आप उसको फ्रिज में प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होती. दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. सो लेट्स रीड. Underline this line. Are food items cooked or uncooked? All are vulnerable to spoilage by the growth of microorganisms. So it becomes essential to prevent them from spoilage. Spoilage means खराब होने से prevent करना. Sometimes we need to store food for longer time in our houses as well as for commercial purposes. आपने देखा होगा कि जो आपके घर में अचार डलता है, दैट इज पिकल डलता है, उसके अंदर भी क्या डलते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव डलता है. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट डलता है और ऑयल डलता है, विनेगर डलता है. विनेगर मीन सिरका डलता है. क्यों डलता है? ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे, खराब मत हो. दिस इज डन बाय फूड प्रिजर्वेशन. So underline this line. Food preservation is a technique of treating food items to slow down or stop the growth of microorganisms as well as maintaining the quality, flavor, color and texture of the food item so that these can be stored for the longer time period. The preservation technique create unfavorable conditions for the growth of microbes. There are different food preservation methods. अलग अलग food preservation method पढ़ेंगे. मेथड नंबर 1 इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग हमेशा किस पे होती है? लो टेम्परेचर. आप देखते हो कि मटर, सो कॉल्ड पी, आपको हर मौसम में अवेलेबल हो जाते हैं, राइट? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उनको फ्रीज करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर सो दैट वो माइक्रोब्स की ग्रोथ उनके ऊपर ना हो पाए. सो द लो टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. They need moderate temperature to grow. So we store many food items like milk, like curd, like cooked food, raw vegetables, fruits in refrigerator as to store them for longer time. तो आपने याद रखना है कि जो लोअर टेम्परेचर होता है उस पे जो चीज़ है वो लॉन्गर टाइम तक सस्टेन कर सकती है. लोअर टेम्परेचर मीन्स द कूल टेम्परेचर, कोल्ड, राइट? सेकेंड प्रोसेस इज हीटिंग. फ्रीजिंग के बाद आपके पास आ जाता है हीटिंग. नाउ व्हाट इज हीटिंग? जब हम हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उस पर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं. High temperature kill growth of microorganisms. This method is applied in our home for storage of milk and water every day. अब आप देखते हो कि दूध को उबाला जाता है. क्यों उबाला जाता है? बिकॉज हम उसको उबाल के ठंडा करके फिर फ्रिज में स्टोर करते हैं सो दैट जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे मिल्क में, वो सब खत्म हो जाएं, इसलिए हम उसको हीटिंग, प्री हीटिंग करते हैं. नंबर 3, कैनिंग. नाउ व्हाट इज कैनिंग हेयर? आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि जैम्स, जेलीज, वेजिटेबल्स, फिशेस, कुक्ड फूड आइटम्स, इनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं. क्यों रखते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में? सो दैट इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना आए. नंबर 4 बात करते हैं यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर. सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर क्या प्रिवेंट करते हैं? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आपको पता है कि जब कोई मार्केट से मीट लेके आता है, फिश लेके आता है, उसके ऊपर क्या सॉल्टिंग कर देते हैं सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो. आजकल जो आम आ रहे हैं, ग्रेप्स आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या हो रही है? सॉल्टिंग हो रही है सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो ऑन देम. जैम्स, जेलीज, फ्रूट जूसेस, दे ऑल आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर. द मॉइस्चर रिड्यूसेस due to sugar and growth of bacteria and fungus remains inhibited. Oils and vinegars are best on preserving pickles. आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए वर्ड्स. preservatives for pickles. पिकल मीन्स अचार. अचार को कैसे स्टोर किया जाता है? उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल और विनेगर. विनेगर मीन्स सिरका डाला जाता है.
फिफ्थ प्रोसेस इज पास्चराइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्चराइजेशन? 30 मिनट्स के लिए मिल्क को हीट किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पे. 65 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है या फिर 72 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है. अगर 65 पे कर रहे हैं तो आपने 30 मिनट्स लेने हैं, 72 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो आपने 15 मिनट्स लेने हैं. उसके बाद क्या किया जाता है, जब हम इसको बॉयल कर लेते हैं मिल्क को, कितने टेम्परेचर पे, 65 और 72, उसके बाद उसको कूल किया जाता है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे. इससे क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मिल्क में वो सारे किल हो जाते हैं. ये चीज़ जनरली कहाँ अप्लाई होती है, आप देखते हैं ना कि अमूल वगैरह के छोटे छोटे पैक्स आते हैं मिल्क के, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के पैक आते हैं, तो वो सबसे पहले प्रोसेस कौन सा अप्लाई करते हैं? पास्चराइजेशन. So what is pasteurization? It is a technique which is used in large scale storage of milk. Here milk is heated 65 degrees Celsius for 30 minutes and 72 degrees Celsius for 15 minutes. Followed by the rapid cooling. एकदम से cooling की जाती है at 10 below the 10 degree Celsius, not at 10 degree Celsius. ये मेथड डिस्कवर किसने किया था? लुइस पास्चर ने. तभी इस टर्म को हमने क्या नाम दे दिया था? पास्चराइजेशन. सिक्स मेथड इज ड्राइंग. ड्राइंग. अब आप देखते हो कि ज़्यादातर दालों को कीड़ा ना लग जाए तो हम उसको पहले ही सन रेज में ड्राई कर देते हैं, राइट? सो दिस इज़ द मेथड फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड आइटम्स. क्योंकि अगर दालों में मॉइस्चर रह जाता है, सीरियल्स एंड पल्सेस में मॉइस्चर रह जाता है, तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है. सो ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए आपने देखा होगा, जैसे ही नई नई गेहूँ आती है, फूड ग्रेन गेहूँ आती है, उसको सबसे पहले सन ड्राई करते हैं. क्यों सन ड्राई करते हैं? सो दैट उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होंगे. बिकॉज जब तक मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर मीन्स इट इज़ अ फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है. सेवंथ बात करते हैं यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेशन. देखो अभी तक तो हम जो प्रिजर्वेशन के मेथड पढ़ रहे थे दैट वर वेरी सिंपल. अब हम केमिकल की बात करते हैं. आपने दो केमिकल के नेम लर्न करने हैं. दैट इज सोडियम बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट एक ऐसा केमिकल है जिससे हमारी सारी चीज़ें प्रिजर्व रह सकती हैं. इवन अगर आप कोई दाल बना के उसमें 2 ड्रॉप सोडियम बेंजोएट के डाल सकते हो तो वो 15 डेज तक सस्टेन कर सकती है. नेक्स्ट इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल जो जनरली हमारे जैम्स में डला होता है. ठीक है, जो रेड जैम आती है और जितने भी हमारे पास स्क्वैशेस आते हैं छोटे छोटे पाउचेस में, उसमें क्या डला होता है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. एंड यू नो दैट सोडियम इज द मेटल एंड सल्फाइड इज द नॉन मेटल. सो दोनों का मिक्सचर डला होता है, बट इन वेरी वेरी लेस परसेंटेज, दैट इज 0.04%, नियर बाय लाइक दिस. नेक्स्ट प्रोसेस इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल में हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन कैसे इंटरलिंक्ड हो रहा है पूरे एटमॉस्फेयर में. अब कैसे इंटरलिंक्ड हो रहा है, ये जनरली कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में हम. नंबर 1 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 78% नाइट्रोजन गैस है, और आपको पता है नाइट्रोजन सबसे असेंशियल है. किसके लिए? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. सो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल्स. क्या होता है, इस नाइट्रोजन को फटाफट से किस में कन्वर्ट होना पड़ता है? नाइट्रेट्स में. नाइट्रेट्स इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द ग्रीन प्लांट्स. द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज ऑल्सो नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन एकदम इनटेक नहीं कर सकता प्लांट या फिर एनिमल, उसको फर्स्टली किस में कन्वर्ट होना पड़ता है? नाइट्रेट्स में, राइट? Second process is nitrate assimilation. Plants absorb nitrates from the soil through their root system. आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो राइजोबियम बैक्टीरिया है. राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है. सो बात करते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन की. प्लांट्स फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्लांट के प्रोटीन्स. अब जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? ग्रीन प्लांट को ईट करेंगे, और वो फटाफट से प्लांट प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एनिमल प्रोटीन. अब क्या होता है, इन हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स. तो ये किस में ये फिर दोबारा किस में कन्वर्ट कर देंगे? एनिमल प्रोटीन्स में. द हर्बीवोर्स एनिमल्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स एनिमल्स एंड सिंथेसाइज एनिमल प्रोटीन.
इन्होंने भी एनिमल प्रोटीन ले लिया. सो दैट इज नाइट्रेट एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर्स. तो ये एक साइकिल चल रही है. एसिमिलेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, राइट. नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो इस एनिमल ने एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, अब वो एक्सक्रीट भी करेगा बट ऑब्वियस. सो जब भी एनिमल एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल, एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल जनरली क्या होता है? यूरिया या फिर यूरिक एसिड, ठीक है. और प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल क्या होता है? वो तो फाइनली मरते ही हैं. सो फाइनली क्या होता है वहाँ पे? व्हेन एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, और व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन देम आर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम. जितने भी आपने पढ़ा एसिमिलेशन में क्या बन रहे थे? प्लांट प्रोटीन बन रहे थे और एनिमल प्रोटीन बन रहे थे. अब वो जब सॉयल में चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? अमोनियम के कंपाउंड्स. इन अमोनियम के कंपाउंड्स पे क्या पाया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से पाए जाते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रिफिकेशन. व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन हेयर? जो अमोनियम की सॉल्ट है, NH3 की सॉल्ट है, किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉयल के अंदर. क्या बताया था आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा था? नाइट्रेट एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब क्या है? प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोरस एनिमल में. हर्बीवोरस एनिमल को किसने खाया? कार्निवोरस एनिमल ने. और कार्निवोरस एनिमल ने क्या बनाया? एनिमल प्रोटीन. अब इसने एनिमल प्रोटीन तो बनाया, लेकिन अभी क्या हुआ? अमोनिफिकेशन हुई. अमोनिफिकेशन का मतलब इसने जो एनिमल प्रोटीन बनाया, इसने एक्सक्रीट आउट किया उसको. किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया? यूरिया की फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में. उस यूरिया यूरिक एसिड में फाइनली क्या प्रेजेंट होता है? अमोनिया, NH3. वो NH3 अब कहाँ जाएगा? डेफिनेटली सॉयल में ही जाएगा, और तो कहीं एटमॉस्फेयर में तो डायरेक्टली जाएगा नहीं. तो अब वो अमोनिया कहाँ जा चुका है? सॉयल में. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन. अब उस अमोनिया का क्या होगा? सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा नाइट्राइट्स में. ये जो अमोनिया है NH3, ये किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट्स में. कैसे कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट्स में? यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया काम आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोमोनास. आपको इस बैक्टीरिया का नाम लर्न करना पड़ेगा. ये क्या करता है? जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट्स में. Nitrites are converted into nitrates by Nitrobacter bacteria. The nitrates so formed in the soil can once again absorbed by the plants. अब वही देखो दोबारा से प्लांट यहाँ से ले सकता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन. फिफ्थ पॉइंट इज डीनाइट्रिफिकेशन. व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन हेयर? A part of the nitrates in the soil are converted by Pseudomonas bacteria. ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे कि जितने भी नाइट्रेट्स थे सॉइल में, उसको किसने कन्वर्ट किया था? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया. किस में कन्वर्ट किया था? N2 गैस. अब ये N2 गैस फाइनली कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में. द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज स्यूडोमोनास बैक्टीरिया. आपको 1 मार्क में आ सकता है. नेम 1 डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. स्यूडोमोनास एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है. उसने क्या किया? जो भी हमें नाइट्रेट्स नाइट्रिफिकेशन से मिले उसकी डीनाइट्रिफिकेशन कर दी. मीन्स उसको दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया, और वो नाइट्रोजन गैस कहाँ चलेगी? एटमॉस्फेयर में. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. यहाँ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. सो आपने क्या पढ़ा? नाइट्रोजन साइकिल जनरली कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 5 स्टेप्स में. ठीक है जी, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. और नाइट्रोजन साइकिल को एक परफेक्ट साइकिल बोला जाता है. क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बार बार कन्वर्ट होता है. सॉयल टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू सॉयल, सॉयल टू प्लांट. अगर हम यहाँ बात करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन यूज कर रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया यूज कर रहा है. क्यों यूज कर रहा है? सो दैट दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन. अब जो यहाँ पे प्लांट्स ने यूज किया उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रेट्स. अब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया, वो सारे नाइट्रेट्स प्लांट ने ऑब्जॉर्ब कर लिए. राइट. प्लांट ने जैसे ही ऑब्जॉर्ब किया उसने एसिमिलेट किया, मीन्स प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट किया. प्लांट प्रोटीन को किसने खाया? एनिमल प्रोटीन. एनिमल प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गए थे? NH3 मीन्स एमोनिफिकेशन में. एमोनिफिकेशन फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? दोबारा नाइट्राइट्स. वो दोबारा नाइट्राइट्स किसको मिल गए? सॉइल में. सो दिस इज वन ऑफ द साइकिल. ठीक है. अगर हम यहाँ बात करें, ये जो नाइट्रेट सॉइल में इसको डेथ और डिके हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्यूडोमोना बैक्टीरिया. स्यूडोमोना बैक्टीरिया फटाफट से क्या करते हैं? नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस में. और नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस नाइट्रोजन साइकिल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
आगे चलते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में कौन कौन से यूजफुल बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक वेरी वेरी यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लास्ट सेशन में ही आपसे ये चीज़ डिस्कस हुई थी मेरी। अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज एक्चुअली कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया on the skin and inside the body. Certain types of bacteria live in the intestine of the human beings. कौन सा बैक्टीरिया होता है इंटेस्टाइन में? Lactobacillus acidophilus. It's very important bacteria for the human beings. अगर ये बैक्टीरिया ना हुआ तो हमारे जितने भी वाइटामिन्स हैं वो बहुत लेट सिंथेसाइज होंगे, जितने भी हमने टॉक्सिन्स बाहर एक्सक्रीट करने हैं वो भी बहुत लेट निकलेंगे, क्योंकि ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जनरल फंक्शन क्या होता है, ये कुछ वाइटामिन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत नेसेसरी होते हैं। नाउ व्हाट आर द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अभी तक हम यूजफुल की बात कर रहे थे, अब हम हार्मफुल पे आते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, हम यही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड एनिमी। अभी तक हमने फ्रेंड की बात की, अब हम बात करते हैं एनिमी की। हार्मफुल मीन्स एनिमी, राइट। अब ये हमारे लिए क्या क्या गलत कर सकते हैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड आर इकोसिस्टम, दे कैन इन्वेड द ह्यूमन्स, हमारे अंदर बॉडी के अंदर आ सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर आ सकते हैं, प्लांट में आ सकते हैं और फाइनली एक डिजीज कॉज कर सकते हैं। दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। सो आपको डिफाइन आ सकती है 1 मार्क में, डिफाइन पैथोजन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड पैथोजेंस। The disease caused by the germs are called communicable, that is infectious disease. These disease can be passed from one person to another. अब disease भी 2 types की होती है, communicable and non communicable. Communicable का मतलब क्या होता है? Infectious, जो एक person से दूसरे person को फैल सकती है। आप जैसे कि वायरस पढ़ रहे हैं, वायरस भी क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रहा है, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? ऐसी डिजीज दैट इज नॉट इन्फेक्शियस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल नहीं सकती, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो अभी हम पढ़ते हैं कि हमें वाटर बॉर्न इन्फेक्शन कैसे होता है। आप कई बार देखते हैं ना, आप पानी पी लेते हैं एंड आपके पेट में दर्द हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन कैसे होता है ये पढ़ते हैं। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हमेशा कंटामिनेटेड वाटर से होता है, ऐसा पानी जो गंदा है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि गंदा पानी है? आपको पता है कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सारे सोर्सेज हैं पानी के लिए, राइट। इन्हीं रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, वेल्स, रेन वाटर रन ऑफ, इन्हीं के अंदर फाइनली क्या जा रहा है? फेशियल मटेरियल भी जा रहा है, मीन्स हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल भी जा रहा है। पहले जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम थे उनके ऊपर चेक रहता था और उनके जो जितने भी मटेरियल थे, एनोड कैथोड थे, वो फटाफट से प्यूरिफाई कर लेते थे। बट अभी का प्यूरिफाई मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, तभी हम लोग क्या लगवाते हैं घर में? वाटर प्यूरिफायर्स लगवाते हैं, आरओ सिस्टम लगवाते हैं, मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस लगाते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो टैंक्स होते हैं, सीवेज टैंक्स, ये सीवेज टैंक्स की पहले के टाइम में सफाई बहुत स्पीडली होती थी, बट अभी आप कहीं भी देखेंगे सीवेज टैंक्स आर फुली फिल्ड, जो पानी है वो ऊपर से फ्लोट करके ही जा रहा है, राइट। तो उससे हमें क्या हो रहा है? वही देखो, पानी घर पे आ रहा है, उससे हमें क्या हो रहा है? वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉमन कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इट कैन बी स्प्रेड थ्रू द वाटर यूज्ड फॉर क्लीनिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यूटेंसिल्स और वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन और किससे हो सकता है? सपोज आपकी एक प्लेट वॉश की, उस पर कुछ अमाउंट वाटर का लगा रह गया जो कि गंदा था, जिसमें डिटर्जेंट था, एंड आपने उसी प्लेट में बिना उसको पोंछे खा लिया। सो उससे भी हमें क्या हो सकता है? वाटर बॉर्न डिजीज। जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। अगर हम बात करते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शंस की, एयरबॉर्न डिजीज़ की, तो एयरबॉर्न डिजीज़ आपको पता है कि नेज़ल पैसेज से होता है जनरली। जैसे कि अभी कौन सी डिजीज़ चल रही है? कोविड, वो भी नेज़ल पैसेज से चल रहा है। वो नेज़ल पैसेज से फाइनली कहाँ पहुँचता है? विंड पाइप। विंड पाइप से फाइनली कहाँ पहुँचता है? लंग्स तक, ठीक है। तो दैट इज़ एयरबॉर्न इन्फेक्शस। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं वो ही जनरली एयरबॉर्न इन्फेक्शस करते हैं, फंगस एयरबॉर्न इन्फेक्शस नहीं करता,
So when an infected person cough or sneezes, tiny droplets of moisture carry disease causing germs spread the surrounding in air. आपको पता है कि कोई आपके आसपास छींकता है तो उसको अगर उसके ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी पे गिर जाते हैं तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, राइट? सो तभी लिखा आता है सभी बुक्स में दैट इट इज़ एडवाइजेबल दैट द इन्फेक्टेड person cover his nose and mouth with a tissue or a handkerchief. आगे चलते हैं डिजीजेस स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और इंसेक्ट्स क्या क्या डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं? देयर आर मेनी डिजीजेस विच आर नॉट कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स बट आर स्प्रेड बाय देम. दे एक्ट एज कैरियर. सपोज ये एक गंदा पानी पड़ा है, इसके ऊपर मच्छर बैठा, यही मच्छर अब आपकी बॉडी के ऊपर आके बैठ गया तो यहाँ पे क्या हो गया? डिजीज हो जाएगा हमको तो, राइट? जो मलेरिया होता है, मलेरिया में क्या होता है? सपोज मलेरिया हमेशा किससे कॉज होता है? फीमेल एनोफिली. फीमेल एनोफिली इज अ मॉस्किटो जिससे मलेरिया होता है. सपोज ये गंदे कूड़े के ऊपर पड़ा है मच्छर और यही फाइनली आपके स्किन पे आकर बाइट कर जाता है. फटाफट से क्या होता है? फीमेल एनोफिली किस पे एक्ट करती है? हमारे रेड ब्लड सेल और अपना क्या छोड़ देती है इसके अंदर? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक ऐसी रिप्रोडक्शन फॉलो करता है दैट इज बाय मल्टीपल फिजन. फटाफट से रेप्लिकेट होता है, तभी मलेरिया, यू नो दैट इट रिमेन्स इन योर बॉडी फॉर मिनिमम 8 days. So they act as a carrier for the disease causing microorganism. Mosquitoes, flies, mites, fleas, ticks, rats, dogs are some common example of the carriers. Disease may be spread through the feces of carrier. Microorganism could also be located on the outside surface of the carrier such as fly and spread through the physical contact with food. Mosquitoes transfer disease causing microorganisms through the saliva. सलाइवा से भी कर सकते हैं, अपने एक्सक्रीटरी पार्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है? वो जैसे ही होस्ट की बॉडी पे रहेंगे उसका ब्लड सक करेंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे? मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर देंगे. आपको मैंने बताया मलेरिया, डेंगू फीवर, येलो फीवर ये किसकी वजह से होता है? जनरली बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. बाइटिंग इंसेक्ट्स आर एक्टिव एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट. कभी भी हमें काट सकता है मच्छर. However, some prefer different times of the day. For example, the female Anopheles mosquito that spread malaria is mainly active after dark, but the Aedes mosquito जो डेंगू फैलाता है वो during the day active होता है. And you know that Aedes mosquito हमेशा साफ पानी में उगता है. So here is the table. Name of the disease causing germ and mode of transmission. Common cold एक वायरस की वजह से होता है और एयर के थ्रू फैलता है. अमीबिक डाइसेंट्री प्रोटोजोआ की वजह से होता है और पानी के थ्रू फैलता है. टेटनस बैक्टीरिया की वजह से होता है. और कैसे फैलता है? जब हमें घाव हो जाता है, वाउंड हो जाता है. चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू फैलता है, ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटैक्ट से हो सकता है. मम्प्स वायरस के थ्रू फैलता है जो कि एयर से हो सकता है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है. टीबी सो कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है. इसमें क्या होते हैं? हम जो गंदे ड्रॉपलेट्स ले लेते हैं एयर के विद द टोटल मॉइस्चर कंटेंट, उससे क्या हो जाता है? टीबी. नेक्स्ट इज टाइफॉइड. टाइफॉइड भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से. एंड टाइफॉइड जनरली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? पानी, वाटर. वुपिंग कफ भी बैक्टीरिया से फैलता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयर. न्यूमोनिया फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस किसी से भी. पोलियो वायरस से फैलता है. डेंगू भी वायरस से फैलता है. डेंगू किस मॉस्किटो से फैलता है? एडीज मॉस्किटो. फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया या फंगस किसी से भी फैल सकती है. और क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है? कंटामिनेटेड फूड. जो फूड प्रिजर्व नहीं होता, काफ़ी दिनों से बाहर होता है, अगर हम उसका जरा सा भी खा लें तो उससे हमें क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग. नेक्स्ट इज मलेरिया. मलेरिया एक प्रोटोजोआ से फैलता है जिसको हम बोलते हैं फीमेल एनोफिली, ठीक है? रिंगवॉर्म फंगस से फैलता है. एथलीट्स फुट जब पैर मोटा हो जाता है हाथी के जैसा, दैट इज एथलीट फुट, वो भी किससे फैलता है? फंगस से फैलता है. ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है. एड्स की फुल फॉर्म भी लर्न करेंगे आप. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स हमेशा किससे फैलता है? HIV से. HIV इज ह्यूमन इम्यूनो
वायरस मीन्स एड्स किससे फैल रहा है? वायरस से। एड्स जनरली कब होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से या फिर इन्फेक्टेड ब्लड से। क्या होता है? किसी एक की सिरिंज, सपोज इसको इंजेक्शन लगा, वही सेम इंजेक्शन आपको लग जाए, उसको एड्स है तो आपको भी फटाफट कैरी हो जाएगा। सो कमिंग ऑन द लास्ट पॉइंट, दैट इज फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा कि जब मिड डे मील मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में, बच्चे उसके बाद बीमार हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? बिकॉज वहाँ पर कौन सा फूड प्रेजेंट होता है? लेफ्ट ओवर फूड। वो फूड कब बन जाता है? सुबह 9 बजे बन जाता है और उसको सर्व कब किया जाता है? नियर बाय 4 to 5 एंड कुछ अमाउंट में वो कच्चा भी होता है। नेक्स्ट थिंग, मिड डे मील में क्या होता है? जो स्टोरेज होती है फूड की, वो एक प्रॉपर रूम में नहीं होती। सपोज इसमें, इस सैक में राइस पड़े हैं, उस राइस में कीड़े आ गए, नो वन विल क्लीन दैट। वही राइस मिल जाते हैं एंड वही फूड सुबह 9 बजे बन रहा है और 4 या 5 बजे मिल रहा है। देयर इज नो रेफ्रिजरेटर्स टू स्टोर। तभी हर बुक में क्या लिखा होता है? दैट यू माइट हैव हर्ड ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग सिक आफ्टर ईटिंग मिड डे मील एट स्कूल, इवन कंज्यूमिंग लेफ्ट ओवर फूड that had not been stored properly may lead to sickness. Foods like meat, chicken, egg, milk, raw foods, unwashed vegetables, or sometimes even cooked food may contain harmful microorganisms like bacteria and fungi. So these microorganisms generate toxins. कहाँ बना देंगे टॉक्सिन? हमारे स्टमक में। तो फाइनली क्या हो जाती है वहाँ पे? फूड पॉइजनिंग। Consuming such contaminated food may lead to a sickness called food poisoning. So here are the some terms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 की 7 terms मैं आपको in class in lectures पढ़ा चुकी हूँ and you have to read think it again also. Word power भी read करना आपने, think it again, और book exercise try करनी है। next day मैं आपको solve कराऊंगी। Okay class? So thank you. Read this chapter again. किसी को भी डाउट होता है, you can message.